अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसको मैं काफ़ी देर से बनाने की सोच में था, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से इसको मैं जल्द नहीं बना सका। अभी पिछले ही हफ्ते मैं चाइना से वापस आया हूँ गवर्नमेंट ट्रेनिंग से। तो अब मैंने सोचा कि एक अच्छा मौका है कि एस्पिरेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हेविली फीचर नहीं करता सीएसएस में, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है प्री पार्टीशन पाकिस्तान को समझने के लिए, रोड टू पाकिस्तान को समझने के लिए। और सिंस अब के एग्ज़ाम्स के अंदर हिस्ट्री का पोर्शन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, स्पेशली इन द पाकिस्तान अफेयर्स एग्ज़ाम, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको जो इवेंट्स हैं उनकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये वीडियो एक छोटी वीडियो होगी, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं ऑफ खिलाफत मूवमेंट उसको देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। देख लेते हैं एक ओवरव्यू ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट एक पॉलिटिकल कैंपेन थी। इट वाज मेनली लॉन्च्ड बाय मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया अराउंड 1919। इसका जो मेजर एम था, जो एक पर्टिकुलर एम था, वो इसके नाम में ही वाजे है। इट वाज टू प्रिजर्व द ऑटोमन कैलिफेट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक जो है उस कैलिफेट के ऊपर एक आप समझ सकते हैं कि खतरे की घंटी थी, जिसके जिसके अंदर उसको ख़त्म करने की बातें की जा रही थी। तो उसको उस चीज़ से बचाने के लिए ये एक मूवमेंट पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार्ट हुई। इट वाज अ पैन इस्लामिक प्रो कैलिफेट मूवमेंट। इसको अगर आपने एक दो अल्फाज में बयान करना है तो इट इज़ पैन इस्लामिक बिकॉज इट हैड इस्लामिक अंडरटोन्स, एंड इट वाज प्रो कैलिफेट बिकॉज इट वांटेड टू सेव द खिलाफत ऑफ टर्की ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ये इसकी जो बेसिक ओवरव्यू है। इसका जो कॉज था कि क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑटोमन एम्पायर जो था वो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर उसको डिफीट का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सेवरस थी, दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट यू गाइस टू लुक इनटू, कि वो ट्रीटी क्या थी। उसका जो मेजर क्रक्स था वो ये था कि कैलिफेट जो है ऑटोमन एम्पायर की, इसको ख़त्म किया जाए और जो ऑटोमन एम्पायर है उसको उसको तोड़कर छोटी स्टेट्स बनाई जाए। तो दैट वाज व्हाट द ट्रीटी ऑफ सेवरस एक्चुअली पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स। और जो ये खिलाफत मूवमेंट थी, इट वाज एक्चुअली एम टू निगेट दैट ट्रीटी, और उसको जो है जो एक इस्लामिक सिंबलिज्म था ऑफ द कैलिफेट, जो इस्लामिक एम्पायर था, उसको बचाने के लिए ये चीज़, जो ये मूवमेंट है, ये स्टार्ट में। सो ये इसके मेजर जो हैं कॉजेज थे। अब खिलाफत मूवमेंट टाइमलाइन देख लेते हैं। ये मैंने जो है एक टाइमलाइन बड़े मेहनत से बनाई है। तो सबसे पहले जो है फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट होती है बॉम्बे में 1919 में, जिसका मकसद है कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएं इन दी सपोर्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ कैलिफेट, के जो ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने की बात थी वो ब्रिटिश सर्कल से ही थी। एंड सिंस ब्रिटिश रूल्ड सब कॉन्टिनेंट, तो उनको ऊपर प्रेशर डालने के लिए इनडायरेक्टली ये एक मूवमेंट स्टार्ट की गई। फिर जी एक बड़ा इवेंट आता है 1920 में, अगले साल, जिसके अंदर इसकी जो मूवमेंट है इसकी अलायंस हो जाती है गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है। तो मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी जो होती हैं वो कलेक्टिवली ब्रिटिश के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। 1921 में ये मूवमेंट अपने पीक पे रीच करती है, जहाँ पे आपको वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट नज़र आते हैं, बाइकॉट्स नज़र आते हैं ब्रिटिश गुड्स के, और एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ कलेक्टिव एक्शन नज़र आता है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम लीडर्स। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस खिलाफत मूवमेंट का, कि जो कांग्रेस और जो मुस्लिम पार्टीज थी उन्होंने कलेक्टिवली एक एक्शन अपना जो है डिस्प्ले किया। 1922 के अंदर चौरी इंसिडेंट होता है, जिसके अंदर एक पुलिस स्टेशन को आग लगती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। उसके बाद गांधी जो है वो अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर देता है। जैसे ही वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होती है, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है खिलाफत मूवमेंट पे भी, क्योंकि एक मेजर चंक ऑफ सपोर्ट जो हिंदू कम्युनिटी की तरफ से आ रहा था उसको, वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से मूवमेंट ओवरऑल जो है वो वीक हो जाती है। फिर जो फाइनल ब्लो टू द खिलाफत मूवमेंट आता है वो ये आता है इन दी 1924, जब जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, वो बेसिकली ऑटोमन एम्पायर को, वो बेसिकली खिलाफत को खुद ही ख़त्म कर देते हैं। तो जो पर्पस होता है, जो कोर पर्पस होता है इस मूवमेंट का, वही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिकॉज अतातुर्क साहब खुद से उसकी जो है इस चीज़ की, मूवमेंट की जो बेसिस है, विच इज़ दी प्रिजर्वेशन ऑफ द कैलिफेट, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक बेसिक टाइमलाइन है टू अंडरस्टैंड व्हाट द खिलाफत मूवमेंट इज। इसके बाद ही हम लोग देख लेते हैं कि वाई डिड द खिलाफत मूवमेंट इवेंचुअली फेल्ड, कि क्या वो वजूहत थी जिसकी वजह से इसको फेलियर का सामना करना पड़ा।
उसकी मेजर वजह तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली कि जो उसकी कोर बेसिस थी इस खिलाफत मूवमेंट की, दैट वाज टू प्रिजर्व द कैलिफेट। लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 1924 में कैलिफेट को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट का जवाब नहीं रहता। तो इस वजह से इसको एक आप कह सकते हैं कि फेलियर का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जी एक इंटरनल डिविजन्स भी आ जाती हैं बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। आपको एक साइड पे वो लोग नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम तरफ जा रहे होते हैं, और एक मॉडरेट साइड पे आ रहे होते हैं जिसके अंदर वो नेगोशिएशन की बात करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सिंपल बॉयकॉट्स और प्रोटेस्ट की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो वो जो इंटरनल डिविजन्स हैं उसकी वजह से एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती, जिसकी वजह से आपको एक जो है मूवमेंट के अंदर ही डिविजन्स नज़र आना शुरू होती हैं। उसके बाद तीसरा मेजर रीज़न अगेन हम लोगों ने देख लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी की थी वो कॉल ऑफ कर दी जाती है, विच अल्टीमेटली डिस्प्लेड द डाइवर्जेंस इन अल्टीमेट गोल्स। जिसके अंदर जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और रिलीजियस सॉलिडारिटी है उसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट वाज सोलली बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजियस सॉलिडारिटी, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी दैट वाज मोर एम टुवर्ड्स पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो ये जो डिवीजन हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको जो है इसकी मूवमेंट की वीकनेस वीक होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जी इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत उस टाइम पे फेस करनी पड़ती हैं कम्युनिटी को, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इन्फ्लेशन होती है, लैक ऑफ जॉब्स होती हैं। तो उसकी वजह से जो खिलाफत मूवमेंट इटसेल्फ विच वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, उसके ऊपर से अटेंशन जो है वो हट जाती है, और लोग मोर प्रेसिंग इश्यूज विच इज़ इकोनॉमी एंड विच इज़ इन्फ्लेशन उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ एक और मेजर रीज़न इस खिलाफत मूवमेंट की जो एबोलिशन का है वो ये था कि देयर वाज अ लैक ऑफ ब्रॉडर मुस्लिम सपोर्ट ग्लोबली। ठीक है कि बाकी ममालिक से, जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उस उनसे इस खिलाफत मूवमेंट को खास कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ एक सब कॉन्टिनेंट की मूवमेंट रहती है। इसकी वजह से ना ब्रिटिश के ऊपर ज़्यादा प्रेशर फील होता है उनको, और ना ही एक कलेक्टिव एक्शन की तरफ जा सकते हैं। इवन विद इन द रैंक्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इसको इतना कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल नोटेबल एक चीज़ है कि इकबाल और जिन्ना वर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ दी खिलाफत मूवमेंट, और उन्होंने इसको एक इमोशनल मूवमेंट कहा था। इस चीज़ के बारे में भी आपके साथ मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा कि क्यों उन्होंने कहा था और क्या इसकी वजूहत थी। तो वो चीज़ भी आप देखिएगा, क्योंकि उस पर्सपेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जनरली तो जी ये मूवमेंट जो थी एक फेलियर का ही एस्पेक्ट आपको दिखाई देता है, लेकिन इसके कुछ अचीवमेंट्स भी थी जिसको हम लोगों को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस मूवमेंट was the first time there was a sense of unity among Indian Muslims, और एक broader Islamic identity जो कि eventually translated to the idea of Pakistan movement, एक मुस्लिम separate homeland। वो चीज़ आपको नज़र आती है कि एक मुसलमानों को एक रिलीजियस तरीके से इस मूवमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि उनको एक कलेक्टिव मुस्लिम जो है यूनिटी नज़र आती है। उसके बाद ये एक पहला इंसिडेंट था जिसके अंदर आपको हिंदूज और मुस्लिम्स की एक पॉलिटिकल अलायंस नज़र आती है, जिसके अंदर आपने देखा कि गांधी और जो खिलाफत मूवमेंट के लोग थे उन्होंने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ किया। तो एक कलेक्टिव एक्शन की चीज़ नज़र आती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर एक जी लौसाने ट्रीटी जो होती है वो होती है विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर दैट वाज एक्सर्टेड बाय द खिलाफत मूवमेंट। तो ये जो ट्रीटी थी इसके अंदर ये हुआ कि टर्की को जो मेजर एरियाज थे, जो की एरियाज थे, उसके ऊपर कंट्रोल उनको दे दिया गया फिर भी, इवन आफ्टर डिफीट, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल जो है उसका एक बड़ा एस्पेक्ट था। तो ये एक एक विक्ट्री के तौर पे देखा जा सकता है इस पर्टिकुलर ट्रीटी को। ठीक है। और इसके बाद साथ ही साथ इट हाईलाइटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस लीडरशिप इन पॉलिटिकल मैटर्स, कि आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स की इंटरमिंगलिंग नजर आई, और वो नजर आया कि किस तरह से रिलीजियस लीडरशिप कैन आल्सो प्ले अ पॉलिटिकल रोल, विच हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, इट हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक्स। आपको अब उस चीज़ की नज़र आपको आज भी नज़र आती है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो JUI हो, कि जो मौलाना हजरात हैं जो कि हमारे रिलीजियस फिगर्स हैं, रिस्पेक्टेबल रिलीजियस फिगर्स हैं, वो भी अब हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में, चाहे उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, लेकिन वो इन पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक उसकी फर्स्ट एक झलक थी कि किस तरह से रिलीजियस लीडरशिप भी पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, और ये एक मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ एक बड़ा स्टेप था। तो ये जी इस मूवमेंट की अचीवमेंट थी। तो जो खिलाफत मूवमेंट है वो इन्हीं तीन पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती है कि पहले तो ये क्या चीज़ थी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसके कॉजेज ऑफ फेलियर क्या हुए, और फिर उसके जो है कुछ सक्सेसेस थी वो क्या थी। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं यही बात करूंगा कि इट इज़ द खिलाफत मूवमेंट इज़ एक्चुअली रिकग्नाइज्ड
एज द फर्स्ट ऑल इंडिया एजिटेशन अमंगस्ट इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, ये पहली एक ऑल इंडिया एजिटेशन थी जिसने मुस्लिम पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड अ की मूवमेंट जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम रिलेशंस काफ़ी बेहतर हुए, बट ऑल्सो हाईलाइटेड द चैलेंजेस कि जो दोनों कम्युनिटीज़ थी उनके इंटरेस्ट इवेंचुअली आपको नजर आते हैं कि डिफरेंट थे। तो वो चीज़ जो है वो एक शोकेस करती है कि एक हिंदू मुस्लिम हिंदू पॉलिटिकल आइडेंटिटी और एक मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक वाजे तौर पे नजर आई आपको इस मूवमेंट के बोथ अचीवमेंट्स के अंदर और उसके फेलियर्स, इवेंचुअल फेलियर्स के अंदर भी। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका खिलाफत मूवमेंट का। सो दिस इज व्हाट द खिलाफत मूवमेंट वाज। So thank you so much for listening. This is all that was for this lecture. I hope that this was informative for you. आप मेरे Facebook और Instagram के ऊपर मुझे reach out करते हैं if you have any further questions, and do subscribe to this channel. Do like this video, and also I did share some details about an essay writing bootcamp course that I will be starting in the coming days. So if you're not part of the WhatsApp group, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिंक के अंदर शेयर कर दूंगा। डू साइन अप फॉर दैट, ताकि आप लोग भी अगर उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अगेन, एंड अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।